नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं संविधान बनने के निर्माण की कहानी। ठीक है, उस सभी हर एक मूल बिंदु को मैंने उसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंत में मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण तो हो गया आज़ादी के बाद 1947 के बाद, लेकिन इसकी जो कहानी है 1946 से स्टार्ट हुई थी। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां थी यानी कि समिति थी जिसका वर्णन या फिर जिसका चर्चा किया गया है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उन कमेटियों में से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उन तमाम समिति, इंग्लिश में उसे कहेंगे कमेटी, के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट, और हर एक कमेटी को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट कमेटी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के बनने की जो कहानी है वहां से स्टार्ट हुई थी। वो डेट क्या था आपको शायद पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब गठन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उस समय हमारे देश के जो परमानेंट टेम्पोररी जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद उनके इस्तीफा के बाद परमानेंट चेयरमैन बनाया गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो वही 9 दिसंबर और वही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन बने। और ठीक 2 दिन बाद यानी कि बाद में आपके 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, को पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये जो कहानी है, लेकिन इससे पहले एक चीज हम लोग और जानेंगे। आजादी के बाद की तो यह बात है ही, कहानी है ही, और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये चीज जानेंगे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है आपका 1928। ठीक है, जिस दिन क्या आया था आपका, नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे एक नाम की संज्ञा दी गई है और वो नाम यह है कि इसे ब्लूप्रिंट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है आपका नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को क्या किया था, हमारे देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, उसके बाद इसे मतलब इसी के तर्ज पर आप कहिए हमारे देश में संविधान को रचा गया, या फिर संविधान की जो धारा है या फिर संविधान की जो मुख्य भूमिका है उसको हमारे देश के सामने रखा गया। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित कुछ प्रमुख कमेटियां हैं। आजादी के बाद जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है आपका 26 नवंबर 1949 को, यही वजह है कि 26 नवंबर को हम अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे का पालन करते हैं, लेकिन इसे लागू किया गया ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम लोग पूरे देश में खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं और इस चीज को, हर एक पॉइंट को देखते हैं। जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। 60 देशों से यह संविधान, 60 देशों से यह लिया गया है। टोटल 64 लाख रुपए खर्च हो गए। मैंने बताया था आपको कि इसमें टोटल पूछा जाएगा अगर आपसे एग्जाम में कि टोटल हमारे संविधान बनाने में टोटल कितने शब्दों को गढ़ा गया, तो टोटल शब्द थे आपके 80,000। तो 80,000 शब्द है हमारे संविधान में टोटल। ठीक है, जो संविधान को जो गढ़ा गया। ठीक है, एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि संविधान को सबसे पहले हमारे देश में कब पढ़ा गया आजादी के बाद। तो संविधान को पढ़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है वह है आपका 4 नवंबर 1948 को। सबसे पहले हमारे देश में, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान को क्या किया गया, पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। मतलब पूरा संविधान को नहीं पढ़ा गया था, इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, तो यह भी आप डेट ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कमेटी। ठीक है, हर एक कमेटी को हम लोग देखेंगे और एग्जाम के पर्पज से आए हुए हर एक कमेटियों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका एडहॉक कमेटी। ठीक है, एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे देश के राष्ट्रपति। उस समय तो राष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एडहॉक कमेटी तो है, लेकिन एडहॉक कमेटी में ये किस डिपार्टमेंट से, मतलब वो टॉपिक कौन सा था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था? तो वो नेशनल
फ्लैग, यानी कि एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये क्लियर हो गया होगा, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ठीक है। एडहॉक को हिंदी में कहते हैं आपका तदर्थ समिति, ठीक है, तदर्थ समिति, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एडहॉक कमेटी ऑन अगर नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें तो उस समय चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और वहीं आपसे बात करें कि एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस वरदराचार्य, एस वरदराचार्य को आपका इनका चेयरमैन बनाया गया था। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आपसे बात करें एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप तो इसका आंसर हो जाएगा एस वरदराचार्य। एस वरदराचार्य को और एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो उस कमेटी का नाम था आपका सुप्रीम कोर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का अध्यक्ष भी आपका एस वरदराचार्य को बनाया गया था। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे, वो है नेशनल फ्लैग और यह है आपका सिटीजनशिप। अगला है पॉइंट नंबर 2, यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जो आगे चलकर के हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन भी किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगला है प्रोविंशियल, हिंदी में से प्रांतीय कहते हैं, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो चेयरमैन वो किसे बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री और हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में इसके बाद में चर्चा कर दूंगा। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसका जो गठन किया गया आपसे पूछा जा सकता है डेट आपसे 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, ये आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, माइनॉरिटीज अफेयर, ठीक है, और एससी एसटी से संबंधित एक एडवाइजरी बॉडी का जो निर्माण किया गया था। इन तीनों पॉइंट फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स और एससी एसटी एडवाइजरी बॉडी का जो चेयरमैन बनाया गया वो भी बनाया गया किसे, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला आपका स्टेट कमेटी, स्टेट कमेटी के हेड कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, हिंदी में से कहते हैं संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही पूरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संचालन हो रहा था वो पूरी से पूरी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में हो रहा था, इन्हीं की देखरेख में हो रहा था। अगला है आपका प्रेस कमेटी, तो प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थी, उषा नाथ सेन को प्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रेस डे हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष के 16 नवंबर को प्रेस डे हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह वह इंपॉर्टेंट कमेटी है जब हमारे देश का संविधान जब बन करके तैयार हो गया था उससे पहले कुछ कमेटी बनी थी जिनका नेतृत्व था कि वह इस टॉपिक के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करें और एक कमेटी का गठन करें जिससे हमें संविधान बनाने में आसानी हो और किसी को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो उन्हीं कमेटियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वही क्वेश्चन बात करें कि एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस वरदराचार्य। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। अगला है आपका फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, एससी एसटी एडवाइजरी बॉडी। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टेट कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। स्टीयरिंग कमेटी हिंदी में से कहते हैं संचालन समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया उषा नाथ सेन को, ठीक है। और प्रेस डे
हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को, आप यह भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, और एक पॉइंट ये रह गया आपका कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी का भी अध्यक्ष कौन थे, एस वरदराचार्य। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कमेटी, जितनी भी कमेटी थी उन सभी कमेटी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब इस कमेटी के बाद एक इंपॉर्टेंट कमेटी आपका है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संबंधित है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर। इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो 7 मेंबर कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4, और उसमें से बोला जाएगा कि इनमें से कौन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं है। तो अगर आपको नाम साथों याद रहेगा तभी आप एग्जाम में उसका आसानी से टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उम्मीद करते हैं हमारे संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को मैंने अच्छे से कवर किया है। आप उसे अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया है कि संविधान बनने की जो कहानी है वो कैसे स्टार्ट होती है और किस तरह से हमारे देश में संविधान लागू होता है, जिसे बनाने में कितने दिन लग जाते हैं। 114 बैठकें होती हैं जिसमें टोटल 11 सत्र होते हैं, ठीक है। काफी मशक्कत के बाद हमारे देश में संविधान को रचा गया, जिसमें आर्टिकल, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स, न जाने कितने ऐसे चीज ऐड किए गए जिससे कि हमारे देश का जो संविधान है वो आजादी से लेकर अब तक मजबूत बना हुआ है, मजबूती से काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन कब हुआ, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, तो टोटल इसमें 7 मेंबर है, 7 मेंबर है, ठीक है। इसका हेड किसे बनाया गया था, तो इसका हेड बनाया गया था आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो कि हमारे देश के संविधान निर्माता जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये इसके हेड थे, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को छोड़ के और भी 6 मेंबर हैं, ठीक है। टोटल 7, एक खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जो कि खुद इसके सभापति थे, इनको छोड़ के और टोटल 6 मेंबर हैं। तो एक ये हो गए, दूसरे आपका डॉक्टर KM मुंशी, तीसरा है आपके गोपाल स्वामी अयंगार, चौथा है आपके कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 4 नाम को तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KM मुंशी, दोनों के स्टार्टिंग में क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। ये गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अयंगार, ठीक है। कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्ण का और एक दूसरा नाम क्या है, गोपाल, ठीक है, और कृष्ण, ऐसे आप याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 5वें हैं आपके सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। तीसरे हैं आपके N माधव राव, जो जगह लेते हैं आपका BL मित्रा का। BL मित्रा किसी वजह से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने के बाद BL मित्रा की जगह लेते हैं N माधव राव, और आपके 6 मेंबर हो गए। और अंतिम मेंबर है TT कृष्णमाचार्य, ये जगह लेते हैं आपके DP खेतान का। DP खेतान की मृत्यु हो जाने की वजह से इसके जो 7वें मेंबर बनते हैं TT कृष्णमाचार्य, ठीक है। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहले है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हैं और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो इसमें टोटल 7 मेंबर हैं, ठीक है। दूसरे मेंबर कौन है, तो दूसरे मेंबर है डॉक्टर KM मुंशी, तीसरे मेंबर कौन है, गोपाल स्वामी अयंगार, चौथे मेंबर कौन है, कृष्ण स्वामी अय्यर, 5वें मेंबर कौन है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, छठे मेंबर कौन है, N माधव राव। BL मित्रा पहले इसके मेंबर रहते हैं, यानी कि
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद बी एल मित्रा। लेकिन किसी कारणवश से बी एल मित्रा इस्तीफा देने की वजह से उनकी जगह लेते हैं एन माधव राव। उसके बाद डीपी खेतान रहते हैं मेंबर, 7वें मेंबर रहते हैं, लेकिन डीपी खेतान की मृत्यु की वजह से टी कृष्णाचार्य जो होते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब कि मेंबर बनते हैं। तो इस तरह से टोटल 7 मेंबर होते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण करते हैं, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के तर्ज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे संविधान को रचते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित जितने भी पॉइंट है, कहा जाता है कि 90 ऐसा माना जाता है कि 90% जो हमारे जो संविधान का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो इसका ब्लूप्रिंट सबसे पहले तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू कमेटी में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में, जो कि 1928 में आया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी हो या फिर आपका कुछ प्रमुख कमेटियां थी जो जिनके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।